सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। भारत यहाँ पे 72 नंबर पर है। बात कर रहे हैं ग्लोबल एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की, जिसको जारी किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। और इसमें क्या बताया जाता है, मतलब इसमें यह बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के मामले में कौन सा देश किस स्थान पर है। तो सबसे पहले तो सिंगापुर है, इसमें सिंगापुर का स्कोर 0.80 है, फिर डेनमार्क है, फिर अमेरिका है। भारत यहाँ पे 174 देशों की इस लिस्ट में 72 नंबर पर है 0.49 स्कोर के साथ। तो कौन टॉप पर है, यानी कि टॉप 3 देश मैंने आपको बता दिया, भारत के रैंक बता दिया, इनका स्कोर मैंने आपको बता दिया। कौन से रैंकिंग है, ग्लोबल एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है ये, किसने जारी किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ये आपको चीजें याद रखनी है। अच्छा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अब रैंकिंग वाला प्रश्न है, इंडेक्स वाला प्रश्न है। तो अभी 2024 की जितने भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हमने पढ़ी हैं वो सारी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। उसमें भारत का स्थान क्या है, कौन सा देश टॉप पर है, ये हम देखेंगे। जैसे कि इस साल का जो सबसे पहला इंडेक्स था वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था। भारत 93 पे है, टॉप पे डेनमार्क है, जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत टॉप पर रहा। और इसके अलावा अगर बात करें 1 लाख से कम आबादी में कौन टॉप पर है, तो महाराष्ट्र का शाश्वत। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में महू छावनी बोर्ड। राज्यों में महाराष्ट्र। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज। सफाई मित्र शहर चंडीगढ़। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 आई थी। हिम तेंदुआ रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड 718 है देश में, सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पर लंदन है, भारत में टॉप पर बेंगलुरु था, और ये इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर है। मतलब भीड़ भाड़ वाले शहरों की ये बात करता है। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 41 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42 पे है, टॉप पे अमेरिका है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया। लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में बात करें तो भारत 108 पे है, टॉप पे डेनमार्क है, और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें भारत 134 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। दोनों इंडेक्सेस को किसने जारी किया, यूएनडीपी ने जारी किया है। फिर अगर बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126 पे है, टॉप पे फिनलैंड है, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में भारत 51 पे है, टॉप पे सिंगापुर है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है, हुरुन ने जारी किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बना था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पर रशिया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159 पर है, टॉप पर नॉर्वे है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में टॉप पर न्यूयॉर्क है, भारत में टॉप पे दिल्ली है, जो इस लिस्ट में 350वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 176 पे है, टॉप पे एस्टोनिया है। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में बात करें भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63 पे है, टॉप पे स्वीडन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट में भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है, अंकटाड ने जारी किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत 109 पे है, टॉप पे फिनलैंड है। नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है उसमें भारत का स्कोर 71 है, और टॉप पे केरल और उत्तराखंड है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना टॉप पर है, इसको जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में टॉप पर मनीला है, फिर मुंबई है, फिर दिल्ली है, नाइट फ्रैंक ने जारी किया। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर केरल है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 58 पे, टॉप पे स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स में भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर केरल। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया जिसका विदेशी मुद्रा भंडार
ये $700 बिलियन के पार चला गया तो भारत पहले पे चाइना, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड और भारत। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट ये ऊपर पढ़ लिया हमने, ये वही वाली बात है। और अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105 पे है। वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग, जीएनआई मतलब ग्रोस नेशनल इनकम, इसमें भारत 150 पे टॉप पे बरमुडा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश टॉप पर है, तो भारत है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको जारी किया। अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84 पे है, टॉप पे हांगकांग है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जारी किया। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। और अभी पहली बार जो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स आया था उसमें भारत 176 पे है, टॉप पे लग्जमबर्ग है। तो भैया यहाँ पे 2024 के सारे इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज करा दिए। मतलब आप बहुत सी जगह देखोगे एक सेपरेट अलग से टॉपिक वाइज जो वीडियोस आपके लिए बनाए जाते हैं कि भाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस सूचकांक, तो उसी तरह से आप समझो इस एक क्वेश्चन में मैंने वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको करा दिया रैंकिंग एंड इंडेक्सेस का, जिसपे मैंने आपको कौन सा इंडेक्स है ये बताया, भारत की रैंक क्या है, टॉप पर कौन है और किसने जारी किया ये बताया। तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अच्छा एक होमवर्क प्रश्न मेरे को आपसे पूछना है। अभी जो पिछले प्रश्न में हमने एआई इंडेक्स की बात करी, आप जानते हो गॉडफादर ऑफ एआई किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को कहा जाता है। और अभी हमने देखा भी था जो नोबेल पुरस्कार हमने पढ़े थे, तो उसमें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2 जनों को मिला था। एक तो ये हो गए जेफरी हिंटन, और दूसरे व्यक्ति कौन थे, ये मेरा होमवर्क प्रश्न है। बाकी अगर नोबेल पुरस्कार का ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया, अगर नहीं देखा तो वो जरूर से देख लीजिएगा, ताकि नोबेल पुरस्कार से जब आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो वो आपसे गलत ना हो। ठीक है, अभी अगला देखते हैं। अगला पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 नवंबर को मनाया गया। हर साल 3 नवंबर को यह अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य बायोस्फीयर रिजर्व के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। पहली बार 2022 में मनाया था, मतलब इस बार ये तीसरा संस्करण है। 2022, 2023 और ये 2024। आप जानते हो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मिलेगा, जो कब बना था? 1986 में। वैसे पूरी दुनिया में अगर बात करें सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको स्पेन में मिलेंगे, 53 है। भारत में कितने? भारत में 18 है। पर अगर पूछे कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में इन 18 में से कितने शामिल हैं, तो 12 ही शामिल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, रामसर स्थल? तो 85 हैं। और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के कितने शामिल है? 43। अभी 43 नंबर का बना था मोइदम, जो कि असम का है। और डे वाला प्रश्न है, तो नवंबर में एक तो हमने 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया था, और अभी 3 नवंबर को ये अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो 2 दिवस हो गए नवंबर के, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ ने मिलकर के अभी 5 और 6 नवंबर को, 5 तारीख आज है और कल 6 नवंबर को, इन 2 दिनों को अभी नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। तो पहली बार हो रहा है ये शिखर सम्मेलन, तो इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका, रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। इसमें चीफ गेस्ट रहने वाली है कौन? हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। तो बात करें ओवरऑल इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? बौद्ध धर्म की समझ को बढ़ावा देना। आपसे अगर मैं पूछूं एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध से भी कुछ क्वेश्चंस आपको याद होंगे, जैसे कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। माँ का नाम महामाया है। पिता शुद्धोधन थे, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। और उनके जितने भी उपदेश उन्होंने दिए किस भाषा में? पाली भाषा में दिए। पहला जो उनका उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई थी, बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। उनकी मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं 80 वर्ष की आयु में हुआ था,
483 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट, कहाँ पे? यूपी के कुशीनगर में। वैसे कुछ और सम्मेलन है, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि अभी पहली बार ही संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ था, कहाँ? लखनऊ में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 जो हुआ नई दिल्ली में। दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट हुआ नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन हमारे हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश जेपी नड्डा ने किया, ऑर्गेनाइज किया था फसाई ने। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का आयोजन दुबई में हुआ और समिट ऑफ फ्यूचर न्यूयॉर्क में हुआ। उसके अलावा भी तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया समिट, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है जो कि नई दिल्ली में हुआ, जिसमें भागीदार देश पार्टनर कंट्री जापान था और फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन नई दिल्ली में। पहले आरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, उद्देश्य था आयुर्वेद को बढ़ावा देना। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है। औषधि विनियामक प्राधिकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका आयोजन ये भारत में हुआ नई दिल्ली में। पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 10 इंपॉर्टेंट समिट्स मैंने आपको और रिवाइज करवा दी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में क्या आप पूछ रहे हैं कि अभी 76 नंबर के जो रिपब्लिक डे होगा अगले साल, उस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आंसर होगा प्रबोवो सुबियांतो। तो 26 जनवरी 2025 को हम अपना 76 नंबर का गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मना रहे हैं। और इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार के रिपब्लिक डे पे हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे वो प्रबोवो सुबियांतो होंगे। और इनके बारे में अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, क्योंकि ये इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट मैंने कहा इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट होंगे, तो इसी तरह से आपको याद आएगा 1950 में भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस हमने सेलिब्रेट किया था, उस वक्त चीफ गेस्ट जो थे वो इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट रहे थे, सुकर्णो उनका नाम है। और इस साल स्टार्टिंग में मतलब 2024 का जो रिपब्लिक डे था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन थे। अब बात यहाँ पे इंडोनेशिया की है, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल हो गई जकार्ता, नई कैपिटल तो नूसंतरा है जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट आपने कहा प्रबोवो सुबियांतो है। अभी आपने देखा होगा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक एक्सरसाइज चल रहा है, गरुड़ शक्ति अभ्यास, 1 से लेकर 12 नवंबर तक, जो इसका नवा संस्करण है। कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता में ही। वैसे इंडोनेशिया के साथ एक नेवल एक्सरसाइज भी हम करते हैं जिसका नाम समुद्र शक्ति अभ्यास है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखियों के बारे में बताऊं जो अक्सर न्यूज में रहती है, जैसे कि माउंट मेरापी हो गया, माउंट सिमेरू हो गया, क्राकातुआ ज्वालामुखी हो गया, माउंट इबू हो गया। और इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूश को भी शुरू किया है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो आंसर होगा ब्राट। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने 2024 के लिए ब्राट शब्द को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। पहले इस शब्द को एक शरारती बच्चे का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर अब ये आत्म व्यक्तित्व और विद्रोह की सांस्कृतिक भावना को दर्शाता है। और अभी अमेरिकी इलेक्शन में भी शब्द का काफी उपयोग हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे। सिंपल सा, कॉलिन डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो ब्राट को। कॉलिन डिक्शनरी, इसे कौन पब्लिश करता है? हार्पर कॉलिंस के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाले विकासशील देशों की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो आंसर होगा सुभाष तोले। तो इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन, इसकी अभी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। कौन बन गई हैं? सुभाष तोले बन गई हैं। ये मुंबई की एक वैज्ञानिक है सुभाष तोले। बाकी इसकी स्थापना होती 1961 में और हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट महिलाओं के बारे में आपको बताऊं या वुमेन से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बताऊं करंट अफेयर्स के। तो एक तो आपको याद रखना है अभी महिला पुलिस को, किस राज्य की महिला पुलिस को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई? तो तमिलनाडु।
इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 को जीतने वाली पहली महिला डायना पुंडुल बनी थी, पुणे की है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य उड़ीसा बना, पहले दो केरल और बिहार हैं। हर घर घर गृहिणी योजना हरियाणा ने शुरू की। किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य ये मध्य प्रदेश बना था, 300 रुपये देगा हर साल। CSIR की पहली महिला चीफ नल्ला थम्बिक कलाई सेल्वी बनी है, फिर से अपॉइंट किया गया था इनको। और राजस्थान में आपने पढ़ा होगा, महिलाओं को पुलिस बल में 33% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी गई। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट मोहना सिंह बनी थी, मोहना सिंह। नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना था। उसके अलावा माँ दुर्गा अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल आरती सरीन बनी। वुमेन्स T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर बनी थी शेफाली वर्मा। और अभी जो नवा ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात ने उसको न्यूजीलैंड लिया साउथ अफ्रीका को हरा के। राष्ट्र महिला आयोग के अभी नई अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर बनी थी 90 नंबर की। और 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर ये बाला देवी बनी है। तो यहाँ पे मैंने महिलाओं से संबंधित आपको करंट अफेयर्स करवाए हैं, तो ध्यान रखना। बाकी अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन है और जितना भी मैं आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करवा रहा हूँ वो सब शीट आपको अपनी PDF पे मिल जाएगी। PDF बिल्कुल फ्री होती है और कहाँ मिलेगी? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेगी। और मैं ये भी कहता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे जितनी जल्दी मैं आपको PDF और क्विज प्रोवाइड करवाता हूँ, वो कोई बड़े से बड़े चैनल भी इतना जल्दी आपको प्रोवाइड नहीं कराता है। 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ वीडियो अपलोड होने के बाद। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में जाकर के आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, अगर नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बलि पदामी उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक में दीपावली के चौथे दिन बलि पदामी का त्योहार मनाया जाता है। ये मान्यता है कि असुर राजा बलि चक्रवर्ती भगवान विष्णु के द्वारा वामन अवतार के दौरान दिए गए वरदान के अनुसार पाताल लोक से निकलकर भूलोक में आते हैं। तो बाली पदामी उत्सव ये मनाया जाता है कर्नाटक में। अब पहले तो मैं आपको कुछ 10 इंपॉर्टेंट महोत्सव उत्सव रिवाइज करवाता हूँ। पहली बार अभी जो अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में होता, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने आयोजन किया। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ। उद्घाटन हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव 2024 जो कि एक तरह का संगीत समारोह था, मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ, मध्य प्रदेश के मैहर में। जल जागर महोत्सव छत्तीसगढ़ में। कर्मा पूजा फेस्टिवल झारखंड। अलाई बलाई महोत्सव तेलंगाना। लामलाई महोत्सव मणिपुर। कटी बिहू महोत्सव असम में। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश और मेरा हाउ चोंगमा उत्सव ये मणिपुर में मनाया। तो ये भी ध्यान रखना। वैसे बात आप देखोगे तो वहां पे कर्नाटक की भी थी, तो एक बार चलो मैं आपको कर्नाटक भी रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल बंगलुरु है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गवर्नर है थावर चंद गहलोत। बाकी देखो अभी सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशन वाला पहला राज्य कर्नाटक था। और सिटी KHIR खीर सिटी लॉन्च करने की घोषणा की थी कर्नाटक ने। खीर मतलब नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च। BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया था बंगलुरु में और इसका नाम होगा BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? स्पेस फील्ड जो कि एक तरह का बंगलुरु स्टार्टअप है इसने। सभी आवासीय स्कूलों और रायचर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे करने की घोषणा की थी अभी कर्नाटक सरकार ने। तो ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हमारे जो पूर्व न्यायाधीश थे KS पुट्टस्वामी, उनका निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? निजता का अधिकार। तो केरल हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, ये पूर्व न्यायमूर्ति थे KS पुट्टस्वामी। अभी 98 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और उन्होंने 2012 में आधार कार्ड को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि भैया इसमें हमारी जो भी प्राइवेसी होती है, जैसे हमारा नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, हमारा एड्रेस हो गया, हमारे फिंगरप्रिंट्स हो गया, हमारे आंखों का जो आइरिस है उसको स्कैन आप कर लेते हो,
मतलब सब कुछ आप ले रहे हो, हमारी प्राइवेसी की कोई वैल्यू नहीं है। क्या की प्राइवेसी है, सब आपके पास चल गई चीजें। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की बेंच ने एक फैसला सुनाया और कहा कि राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट होगा आर्टिकल 21 के अनुसार। अच्छा, ये थे कहां से, मतलब इनका जन्म कहां पे हुआ था? बंगलुरु कर्नाटक में, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो आंसर होगा अरुण योगीराज। तो अभी कर्नाटक सरकार ने अरुण योगीराज को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। अरुण योगीराज को ये सम्मान उनके द्वारा स्कल्पचर आर्ट के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों के लिए दिया गया है। आपको याद ही होगा, अभी अयोध्या राम मंदिर में रामलला की जो मूर्ति है इन्होंने ही बनाई थी, अरुण योगीराज ने। आप मुझे बताओ, अयोध्या मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपसे पूछा, बताइएगा। कुछ और अवार्ड्स में आपको रिवाइज करवाऊं तो डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया? तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। और अभिनव बिंद्रा को भी ओलंपिक ऑर्डर दिया था। राजश्री बिरला की बात करें, 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। अलेक्जेंडर डुन ये अमेरिकी हैं, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला। अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया था अभी हमारे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को मिला। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रघुपति भट्ट को। विभव तालुकदार इनको अभी हैरी मैसेल पुरस्कार मिला था, IUCN ने दिया। और सखारोव पुरस्कार ये 2 जनों को मिला, यूरोपीय संसद देती है। कौन कौन को? मारिया कोरिना मचाड़ो और एडमंडो गोंजालेज को। ये वेनेजुएला में विपक्षी नेता थे। तो इंपॉर्टेंट है सारे नाम, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा रिद्धिमान साहा। तो विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको पता होगा इस साल ये चौथे भारतीय क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इनसे पहले 3 कौन कौन थे? देखो पूरी लिस्ट में आपके सामने ले आया। तो इसमें हर स्पोर्ट्स से जो खिलाड़ियों ने भी संन्यास लिया, भारतीय खिलाड़ियों ने, वो नाम मैंने आपके सामने लिख दिया। जैसे क्रिकेट में शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव। और अभी हमने पढ़ा कौन? रिद्धिमान साहा। इन 4 खिलाड़ियों ने इस साल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। बैडमिंटन में बी साई प्रणीत, टेनिस में रोहन बोपन्ना, फुटबॉल में सुनील छेत्री, हॉकी में PR श्रीजेश और रानी रामपाल भी नोट करना, रेसलिंग में विनेश फोगाट और जिम्नास्ट में दीपा कर्माकर। तो गाइज ये थी आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि अभी अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे। फिर पूछा हिंगोट युद्ध उत्सव मनाया गया मध्य प्रदेश में। टाइफून कोंग रे ने किस देश में तबाही मचाई? ताइवान। शुरबा ला महोत्सव मनाया गया लद्दाख। दीपम 2.0 योजना शुरू की आंध्र प्रदेश ने। भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी गश्ती पोत अदम्या और अक्षर का अनावरण कहाँ पे किया? गोवा में। यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है? टीकाकरण। इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए अनीश सरकार। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की MD CEO बन गई अभी प्रवीणा रॉय। और आखिरी प्रश्न था BPL ग्रुप के संस्थापक का निधन हो गया, नाम बताओ? TP गोपालन नाम है। चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के प्रश्न में पूछा था आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला एनिमल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।